ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए संशोधन विधेयक पेश किया। संशोधन विधेयक 2024 पेश होते ही दोनों ही सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों और नेताओं ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को रेफर करने की सिफारिश कर दी। देखिए इस रिपोर्ट को। कई घंटे तक चली बहस, सत्ता पक्ष की तकरीरों और विपक्ष के हंगामे के बीच बहुचर्चित वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को लेकर चर्चा करते हुए इसे जेपीसी को भेजने की सिफारिश की, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, हाँ जल्द ही इस पर कमेटी बनाई जाएगी। हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के अनुमति प्रदान किया दे। अब माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। इससे पहले सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव किया, जिसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन के सामने रखा, जिसका विपक्ष ने खासा विरोध जताया। विपक्ष ने इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया और वापस लेने की मांग की। हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़्फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसकी पामाली कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस बिल को लेकर संदेह जाहिर किया। उन्होंने कहा, इस बिल पर संदेह, आपत्तियां सामने आई हैं, इसीलिए वक्फ बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। वक्फ बिल पर सरकार जल्दबाजी न करे। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड को 2013 में मिले असीमित अधिकारों को सीमित करने और उसके कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए ही सरकार ने संशोधन विधेयक पेश किया है और इस विधेयक के जरिए महिलाओं और मुस्लिम समाज के दूसरे पिछड़े हुए वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की भी बात कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को बेंगलुरु दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और उद्योगों के संभावनाओं को लेकर यहां पर तमाम उद्योगपतियों से उन्होंने वन टू वन चर्चा की। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। देश का दिल मध्य प्रदेश प्राकृतिक खूबसूरती में तो देश में पहला नंबर रखता ही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश विकास की दौड़ में भी देश में नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है और इसकी जिम्मेदारी संभाली है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, जो कि प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के बाहर जाकर भी निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम यादव 2 दिवसीय बेंगलुरु दौरे पर रहे, जहां पर निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव समेत कई उद्योगपति शामिल हुए। जहां सीएम ने मध्य प्रदेश में उद्योग के लिए अवसर, संभावनाओं और नीतियों पर विस्तृत चर्चा की और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सभी सेक्टरों में समान रूप से आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आईटी के लोग भी बैठे। आईटी की तरह से भी हमने हमारे आईटी के जो सेक्रेटरी है उनने बहुत अच्छे से बात रखी है कि आज व्यापार व्यवसाय के लिए जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार हैं। सीएम ने इस दौरान उद्योगपतियों से राउंड टेबल डिस्कशन भी किया, जहां मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए अवसर, संभावनाओं और नीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई और बताया कि मध्य प्रदेश में विकास की कितनी संभावनाएं हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सीएम बुधवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहुंचे, जहां वो एयरक्राफ्ट तेजस में सवार हुए और एचएएल को मध्य प्रदेश में भी इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रण दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो गद्दी संभालने के बाद से लगातार सीएम मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की भरसक कोशिश में लगे हैं।
मध्य प्रदेश में डिफेंस स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बेंगलोर में बुधवार को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार कर्ज ले रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है। आखिर छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों सरकार को बार बार लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है? देखिए एक रिपोर्ट। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने में राज्य की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। पहले बघेल सरकार और अब साय सरकार इन योजनाओं के लिए कर्ज के बोझ को बढ़ाती जा रही है। महतारी बंधन योजना से लेकर 3100 रुपए में धान खरीदी तक कई योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को सीधे राशि हस्तांतरित की जा रही है, जिस वजह से सरकार लगातार कर्ज भी ले रही है। अब तक राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से 25,000 करोड़ की राशि कर्ज ले चुकी है। इनमें से 13,000 करोड़ की राशि किसान की धान खरीदी में दी जा चुकी है, जबकि 3,700 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने 2 साल का बोनस देने में खर्च की है। इसी तरह हर महीने लगभग 500 करोड़ की राशि महतारी बंधन योजना में खर्च की जा रही है। यही वजह है कि सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगातार कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कर्ज की राशि को लेकर प्रदेश में सियासत बेखूब हो रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर यही चलता रहा तो 5 साल में पूरे प्रदेश की कर्ज में डूबने की स्थिति आ जाएगी। 5 साल में पूरा प्रदेश को कर्ज से डुबा देने की स्थिति रहेगी और इनका जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बजट किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से खर्च करना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से उपयोग होना चाहिए, ये अभी तक आदरणीय साय जी की सरकार समझ ही नहीं पाई है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि राज्य चलाने की जिम्मेदारी बीजेपी के पास है और हमारी डबल इंजन की सरकार है, जिससे कांग्रेस तड़पने लगी है। वो चिंता न करे, हम सब देख लेंगे। जब राज्य चलाने की जिम्मेदारी भाजपा के कंधों पर है तो इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और हम ही संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर हो रही सियासत कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है तो कभी बीजेपी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आती थी। लेकिन इस सियासत से महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय प्रबंधन बना रहे, विकास के कामों में कर्ज का कोई असर न पड़े, तभी वित्तीय प्रबंधन ठीक माना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ शुक्रवार को बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है। प्रदेश के अलग अलग मुद्दों सहित कांग्रेस नेताओं पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बार फिर से हल्ला बोलने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कांग्रेस शुक्रवार को जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर अराजकता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अपने दिग्गज नेताओं के साथ लाहौर में एक जंगी आम सभा करने जा रही है। नवीन बस स्टैंड पर हमारा धरना प्रदर्शन है जो झांसी रोड पर है और 9 अगस्त इस इतिहास का, देश के इतिहास का एक अमूल्य दिवस है। अंग्रेजों के खिलाफ 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था। करो या मरो और भाई मत दो पाई मत दो का नारे का उद्घोष किया था। कल हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच कार्यकर्ता शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे और नेता उद्घोष करेंगे कि भाजपा मध्य प्रदेश छोड़ो। आपको बता दें, कांग्रेस की इस जंगी आम सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता हेमंत कटारे समेत कई विधायक और संगठन के नेता पहुंचने वाले हैं।
बिलाहर के जिस मैदान पर कांग्रेस की जंगी आम सभा होनी थी उसकी अनुमति जिला प्रशासन ने निरस्त कर दी। इसको लेकर पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर हमारी सभा की अनुमति को निरस्त किया गया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता इसे अगस्त क्रांति का नाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने की फिराक में है। भिंड में भी इसी तरीके का आंदोलन होता हुआ दिखाई देगा। विजय प्रतिभा शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जालसाजों का मायाजाल भी फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई अफसर भी इन जालसाजों के निशाने पर आ गए हैं। बीते 2 दिनों में मध्य प्रदेश के 6 कलेक्टरों के नाम पर ठगी की कोशिश की जा चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। विदेश में बैठे साइबर ठग फर्जी व्हाट्सएप नंबर, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर अधिकारियों को मैसेज भेज रहे हैं और उनके नाम पर लोगों से पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 6 कलेक्टरों के नाम पर ठगी का प्रयास किया जा चुका है। हम आपको बताएंगे वो कौन कलेक्टर हैं जो जालसाजों के निशाने पर आ चुके हैं और किस अधिकारी के नाम पर ठगी हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की। जालसाजों के निशाने पर अफसर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के नाम पर ठगी। ठग ने व्हाट्सएप पर कलेक्टर दीपक की लगाई फोटो, फिर कलेक्टर के कई रिश्तेदारों को मैसेज किया। एक रिश्तेदार ने 25,000 रूपए ट्रांसफर भी कर दिए। कलेक्टर को अपने नाम से हो रहे फ्रॉड का पता चल गया। दीपक कुमार सक्सेना ने फर्जी फेसबुक आईडी ब्लॉक कर दी। कलेक्टर ने अपनी फेसबुक आईडी पर जालसाजी की जानकारी दी। इससे पहले शेड्यूल कलेक्टर तरुण भटनागर के नाम से भी पैसे की डिमांड का मामला सामने आ चुका है। तरुण भटनागर के नाम से व्हाट्सएप पर एक फर्जी आईडी बनाई गई। फर्जी व्हाट्सएप आईडी से कलेक्टर के नाम पर कुछ लोगों से पैसे की डिमांड की गई। कलेक्टर को इस बात की जानकारी होते ही हरकत में आ गए और जिले वासियों से अपील की कि इस नंबर से अगर किसी के पास कोई मैसेज आता है तो सतर्क रहें। ऐसे मामले में तुरंत साइबर सेल की मदद लें। जालसाजों ने इसके अलावा धार, सिवनी, उमरिया और शिवपुरी कलेक्टरों को भी निशाने बनाने की कोशिश की है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कौन कौन से अफसर साइबर ठगों के निशाने पर आ गए हैं। 7 अगस्त को भोपाल में पदस्थ एडीएम रघुवंशी को मैसेज भेजा गया। शिवपुरी कलेक्टर चौधरी के नाम से बने फेक व्हाट्सएप अकाउंट से मैसेज भेजा गया। मैसेज दूसरे व्हाट्सएप नंबर से मिला तो एडीएम ने तुरंत कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने किसी दूसरे नंबर का होने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने के निर्देश दिए। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के नाम से व्हाट्सएप अकाउंट मिला। अज्ञात व्यक्ति ने कलेक्टर के फोटो का उपयोग करके लोगों को मैसेज भी किए। मैसेज करने की बात जब कलेक्टर मिश्रा तक पहुंची, कलेक्टर ने जनसंपर्क के माध्यम से जिले में अलर्ट जारी करवा दिया। इसके साथ ही पूरे मामले की सूचना साइबर क्राइम ब्रांच को दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में साइबर सेल जुटा हुआ है। वहीं अधिकारियों ने अपने परिचितों और नागरिकों से अपील की है कि अगर उनके नाम से कोई भी मैसेज या पैसे की डिमांड आती है तो उसको लेकर के अलर्ट हो जाए। वहीं आम जनता को भी ऐसे जालसाजों से अलर्ट रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्वालियर के अनीता हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड से जुड़े आरोपी एक एक करके पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। हत्याकांड के तीसरे आरोपी का गुरुवार को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। क्या था पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अपराधी कितने ही खूंखार क्यों न हो जाए, लेकिन कानून के हाथ से बच नहीं पाएंगे। पुलिस अपराधियों का एक एक कर बदला चुकता कर रही है। इसकी वानगी एक बार फिर ग्वालियर शहर में देखने को मिली, जहाँ बीते दिनों हुई अनीता गुप्ता हत्याकांड के मामले में आरोपी का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दबोच दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मयंक भदौरिया और मंगू शंकरपुर की पहाड़ियों से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस को चकमा नहीं दे पाया और गुरुवार तड़के 3 बजे पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान दबोच दिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि आरोपी मयंक भदौरिया उर्फ मंगू ने साथी आकाश जादौन और सौरभ जादौन के साथ मिलकर ट्रेवल संचालक संतोष गुप्ता की पत्नी अनीता गुप्ता की हत्या की थी। आरोपी आकाश जादौन को भी पुलिस ने 7 दिन पहले शीतला माता रोड इलाके से शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा था। क्या था पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। हत्याकांड की टाइमलाइन 29 जुलाई को हुई थी। अनीता गुप्ता की हत्या लूट के इरादे से बदमाशों ने सीने में मारी थी गोली।
घटना के दौरान अनीता का बेटा भी था मौजूद। घटना के बाद आरोपी मौके से हो गए थे फरार। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अनीता को मृत घोषित कर दिया। गोली मारकर भागते हुए बताए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। पुलिस ने आरोपियों पर 20-20 हजार के नाम रखा था। मुख्य आरोपी आकाश का 1 हफ्ते पहले हुआ शॉर्ट एनकाउंटर। उससे 1 दिन पहले ही पुलिस ने आरोपी सौरभ जाधव को भी गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, तीनों आरोपियों के खिलाफ कई जिलों के पुलिस थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। अब कानून के फैसले का इंतजार है कि इन तीनों गुनहगारों को क्या सजा मिलती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। भारत के कई राज्यों में भी कुदरत का प्रकोप दिख रहा है। हिमाचल में बादल फटने का सिलसिला जारी है तो उत्तराखंड में पहाड़ खिसक रहे हैं। मैदानी इलाकों में नदियों का उफान सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा है। देखिए ये रिपोर्ट। अगस्त का महीना उत्तर भारत के राज्यों के लिए आसमानी आफत लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ों पर लगातार बादल फटने से हाहाकार मचा है। लैंडस्लाइड लोगों को डरा रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। शहर और गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आसमान प्रकोप थम नहीं रहा है। एक बार फिर रामपुर इलाके में बादल फटने से तबाही मची है। समेज गांव के पास बादल फटने के बाद आया सैलाब तटीय इलाकों को बहा कर ले गया। रास्ते सैलाब में बह गए हैं। हर तरफ बड़े बड़े बोल्डर बिखरे पड़े हैं। समेज में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। घर तबाह हो गए हैं, पुल बह गए हैं, जिससे गांवों का संपर्क कट गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नदी पर लकड़ी का पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। लैंडस्लाइड से 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिशों से लगातार पहाड़ खिसक रही है। सोनप्रयाग के पास एक बार फिर तबाही मची है। यहाँ केदारनाथ के पैदल मार्ग पर फिर लैंडस्लाइड हुई है। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर पहाड़ से गिरे, जिससे रास्ता तबाह हो गया। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ का पैदल मार्ग 29 जगह पर टूटा हुआ है। कई पुल बह गए हैं। भारी बारिश से रास्ते को ठीक करने का काम रुका हुआ है। चमोली जिले में भी भारी लैंडस्लाइड हुई है। निजमुला घाटी के गौड़ा गांव के पास पहाड़ खिसकने से मलबा नीचे आ गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भारी बारिशों से कीचड़ का सैलाब बह रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। झमाझम बारिश ने मैदान से पहाड़ तक कोहराम मचा रखा है। प्राकृतिक आपदा के सामने आई तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद नदियों का पानी उफान पर है। पानी की रफ्तार के आगे कुछ भी नहीं टिक पा रहा। वीडियो पर्सन राजेश के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। इसी खतरे के बीच सबसे खौफनाक खबर अमेरिका से आई है, जहां अलास्का में विशाल ग्लेशियर झील फट गई है। बाढ़ ने विनाश लीला मचा दी है। अलास्का में ग्लेशियर पिघलने और झील फटने का संकेत कितना खतरनाक है, देखिए रिपोर्ट। हमेशा बर्फ की चादर में लिपटे रहने वाले अमेरिका के अलास्का की खूबसूरती पर भी नजर लग चुकी है। अलास्का भी बुरी तरह ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ चुका है। यहाँ भी कुदरत ने तबाही मचानी शुरू कर दी। ये तस्वीरें हैं अलास्का के जुनून शहर की, जहाँ ग्लेशियर झील फटने के बाद हर तरफ सैलाब से तबाही मची है। नदी में भयानक बाढ़ आ गई। सैलाब मकानों को बहा कर ले गया है। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मकान, कार, सड़कें सब पानी में डूबे हैं। लोग बोट पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तबाही का मंजर दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलास्का में मौजूद मेडन हॉल और सुसाइड ग्लेशियर के नीचे बनी झील 1 अगस्त को बर्फ पिघलने से लबालब भर गई। झील ओवरफ्लो होने लगी, जिसके बाद 4 अगस्त को जुनून शहर में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। अचानक 6 अगस्त की सुबह ग्लेशियर झील में विस्फोट हो गया और मेडन हॉल नदी में सैलाब आ गया। सैलाब में 100 से ज्यादा घर बह गए। सैटेलाइट से ग्लेशियर में विस्फोट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद खौफनाक है। देखिए, ग्लेशियर झील पहले धीरे धीरे लबालब भर गई, फिर अचानक विस्फोट से एक झटके में खाली हो गई।
अलास्का में मौसम विभाग के मुताबिक विस्फोट के बाद सुसाइड बेसिन झील में जल स्तर 400 फीट से ज्यादा गिर गया, जिसमें सिर्फ 24 घंटों में 350 फीट से ज्यादा गिरावट हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने जिस तरह ग्लेशियर्स के वजूद को संकट में खड़ा कर दिया है, उसके लिए ग्लेशियरों को उसके टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने के पहले बचाना होगा, वरना इसे पिघलने की रफ्तार को रोक पाना मुश्किल होगा। भविष्य में घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ राधेश्याम सोनी, टीम न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने और उन्हें देश से भगाने के बाद सेना और इस्लामिक कट्टरपंथी जमात इस्लामी का गठजोड़ एक नया इशारा कर रहा है। बांग्लादेश में दंगाइयों ने हिंदुओं को अपने हमले की जद में ले रखा है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बावजूद इसे रोकने की कोशिशें आखिर क्यों नहीं हो रही। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त बांग्लादेश में दंगाइयों ने हिंदुओं को अपने हमले की जद में ले रखा है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बावजूद इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है। लिहाजा सवाल उठने लगे हैं कि हिंदुओं पर हमला करने वालों को आखिर किसकी शह मिली हुई है। क्या हिंदुओं पर हमला बांग्लादेश की सेना जानबूझकर नहीं रोकना चाहती है? आर्मी चीफ के भरोसे के बावजूद दंगाइयों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या बांग्लादेश की सेना कट्टरपंथियों के सहारे देश की कमान अपने हाथ में लेने की मंशा पाल रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सेना और जमात इस्लामी का गठजोड़ किसी दूसरे मुल्क के इशारे पर खास मकसद से काम कर रहा है?